हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो हेडिंग तो पढ़ी ली होगी तुमने, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अल्टरनेट पैटर्न में चलेंगे। जब तक सर नहीं आते तब तक अरे मैं एक हफ्ते में बाउटनी करवा देंगे और अगले हफ्ते में फिर अपन जूलॉजी, मतलब ऐसे दोनों का बैलेंस बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है बच्चा। तो वापस से अपन अपने टॉपिक पर आते हैं, जूलॉजी वाले पे। तो बच्चा अपन ने जूलॉजी में अपना एनिमल किंगडम करा, देन उसके बाद अपन ने क्या करा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर करा, और उसके बाद अपन ने बायोमोलिक्यूल्स करा। अब उसके बाद अपन जो 11th का टॉपिक है वो अपना सेल वाला चैप्टर है ना। तो ये अपन स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, जैसे अपन बाकी चैप्टर्स कर रहे हैं वैसे ही अपना पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल वाइज जो एडिशन चीज़ होगी मैं एक्स्ट्रा लिखवा दूंगी। ठीक है ना। बस आप एक बार अच्छे से पढ़ते रहो। एनसीईआरटी से मैं हमेशा ये बोलूँगी, हमेशा ही बोलती रहूँगी, तुम कितना एडिशनल पढ़ लो लेकिन अपनी एनसीईआरटी को मत छोड़ना। अपनी एनसीईआरटी को कभी धोखा मत देना, वरना वो तुम्हें धोखा दे देगी, फिर मुझे मत बोलना। मतलब कभी सोचना मत फिर कि मैम ने ऐसा ऐसा बोला था हमने करा नहीं। इसलिए बात एक बता रही हूँ मैं आपको, उस बात को ध्यान रखना। ठीक है बच्चा लोग। अच्छा, तो अब अपनी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मज़ेदार बात, मज़ेदार तो क्या है, ठीक ठाक बात है, बता देती हूँ। सुनो ध्यान से, सुनना ना। बच्चा सुनो, सेल वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत इजी है, आपको आता है, ये बहुत अच्छे से आता है। आप लोग ने अगर पढ़ा हो तो ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, समझ में आ जाता है, इजीली सब बच्चों को समझ में आ जाता है। लेकिन बात ये है कि अगर आप इसके क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब कोई एडिशनल बुक ले रहे हो, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 साल के पीछे के क्वेश्चन मत करना। क्योंकि क्या होता है ना बच्चा, मैंने ऐसी बुक्स देखी हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें ना 2000 कौन सा 1990 है ना, 1999 वहाँ के क्वेश्चन फिर 2015 और 16 के अंदर डाल देते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो आउट ऑफ सिलेबस सेल के अंदर आने की चांसेस बहुत ज़्यादा देखे, मैंने भी देखे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये चीज़ बोली भी है। तो मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर एक बार अगर आपको कुछ भी बाहर का दिखे, कुछ भी बाहर का मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए माइक्रोस्कोप का आ गया, तो पहले क्वेश्चन बहुत पहले क्वेश्चन पेपर जो तो बहुत हार्ड बनता था, जिसमें माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन भी बनते थे। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो उन्हें बेझिझक छोड़ देना, वो आपके नहीं आएगा। जितना अपन एनसीईआरटी है वो पढ़ो, एनसीईआरटी से बिहाफ में जो टॉपिक से रिलेटेड है वो पढ़ो, बस इससे ज़्यादा मत पढ़ना। क्योंकि सेल चैप्टर में ऐसा है, बहुत कुछ दिया हुआ रहता है, साइंटिस्ट के नाम इतने सारे देते हैं, फलाना डिगाना वगैरह वगैरह। तो जो एनसीईआरटी में है सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ना, मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ। बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझसे बात करी थी तो मुझसे पूछ रहे थे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। चलो, तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लगी हूँ मैं आजकल, है ना। अब तुम भी सोचते हो कि मैम बहुत ज़्यादा ना समझाती है हमको, अब क्या करें बच्चा, अब तुम लाइव तो हो नहीं तो तुम्हें देख के बताऊँ, है ना। रिकॉर्डेड में समझा दो तो तुम्हारे भेजे में तो जाएगी कम से कम। ठीक है, बायोलॉजी को अपन को समझना है और अच्छे से पेपर को मतलब करके आना है कि भाई हाँ चलो हमको आता है। बस आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बच्चा कि हाँ हमको आती है ये चीज़, भले गलत गया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मूड ऑफ मत करना। कितने क्वेश्चन गलत हो जाए लेकिन मूड ऑफ मत करना, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। आज भी भले हम कितने टीचर्स हो, लेकिन आज भी कोई भी टीचर हो बच्चा, वो पूरे में से पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखो, भले कोई भी इंसान हो वो। ठीक है, मैं एक आपको बात बता रही हूँ, तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो तो कि हमसे बस इतने ही होंगे तो इतने ही करने हैं, हमेशा पूरे क्वेश्चन लेके चलो तो हमेशा होंगे। ठीक है, चलो तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना जूलॉजी का जो चैप्टर है वो अपना सेल वाला चैप्टर है ना। सेल वाला वो सेल साइकिल से पहले वाला क्या नाम है उसका, फंक्शन क्या नाम था मैंने, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल वगैरह वगैरह, ऐसा कोई चैप्टर है ना वाला। तो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है ना, चैप्टर नंबर 8 है, हाँ चैप्टर नंबर 8 है। इसको भी अपन अच्छे से करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, बस जो मेन चीज़ होगी वो बताऊंगी मैं आपको। मैंने आपको फिर बोला है कि मैं जो इजी होता है वो मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, मैं बता देती हूँ, इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ठीक है, और जो काम की चीज़ें होगी सिर्फ वही बात करेंगे, तो मैं आपको बताते जाऊंगी, सुनते जाना बस मेरी बात को कि भाई हाँ हमें ये चीज़ पढ़नी है। क्लियर, चलो बढ़िया। तो अपन सबसे पहले सेल की बात करते हैं। तो सेल के लिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है, अच्छे से समझना। ठीक है, मैं हर एक एनसीईआरटी लाइन को आपको समझाऊंगी। एनसीईआरटी में से लिख रखा है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप बोलोगे मैम हमको ये चीज़ आती है, आप कुछ नया बताओ। हाँ बच्चा, अलग बताएंगे, नया बताएंगे, शांति रखो, है ना। तो सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात आपको अच्छे से मैं लिखूंगी नहीं, ये बात आपको ध्यान है लिखने में ना, मेरे को क्या जोर आता है थोड़ा सा ना, तो मैं समझ गई होंगे ये बात को, है ना। मतलब ऐसे जोर नहीं आता पढ़ाने में, मैं बोल लूँ तब तुम मेरी बात को सुनते जाओ। तुम्हें ना वो मत करना, बुरा मत माना, ठीक है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बुरा नहीं मानोगे। ठीक है, तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, ये आपके एनसीईआरटी की पहली लाइन दे रखी है ना, इसको आप देखना। अच्छा, अब काम की बात क्या है वो सुनो। अब स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि अगर
इंसान हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका स्ट्रक्चर जो बना है, स्ट्रक्चर मतलब जिस तरह से वो खड़ा है, जिस तरह से वो बनी है वो चीज़, वो उसकी सेल से मिलकर बनी है। दूसरा, उसकी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जितने भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शंस वो परफॉर्म करती है वो बॉडी के अंदर, वो सभी सेल ही करता है। तो स्ट्रक्चर भी सेल से मिलकर बना है, फंक्शन भी बना है। चलो ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अब दूसरी बात सुनो, इस लाइन से हमें दो बात क्या पता चली, इस लाइन से हमें दो बात क्या पता चली कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, भले वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो है तो वो एक पर्टिकुलर सेल से मिलकर बना है, ये बात पता चली हमको। भले वो यूनि हो, मल्टी हो, टिश्यू हो, कुछ भी हो, बस एक सेल होनी चाहिए, ठीक है, और लिविंग होनी चाहिए, ठीक है। चलो बढ़िया। तो कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो एक पर्टिकुलर एक सेल से मिलकर बना है। दूसरा, हमें क्या पता चला कि उसकी सेल में मतलब होने वाले या उसकी बॉडी में जितने भी पर्टिकुलर परफॉर्म फंक्शन होते हैं वो सेल ही करती है। तो ये दो बात हमको पता, ये बात आपको ध्यान है कि सेल ही परफॉर्म करती है फंक्शन वगैरह, वरना तो और कोई करता भी नहीं है। चलो, तो ये बात हो गई। तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो इससे हमें पता चला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है, ठीक है, अगर वो लिविंग है तो। बच्चा अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगी, है ना। वैसे तो शायद मैंने पहले बताया था आपको, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था सेल वाला चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगी, तो अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, है ना। अब थोड़ा डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको कम से कम 3 या 4 नाम तो आप अच्छे से याद ही रखना, बच्चा पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, ये वाला आ जाता है। सबसे पहला जो साइंटिस्ट का नाम है वो आपका दोस्त है। दोस्त के मतलब आप 6ठी क्लास से पढ़ते, 7वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये तो आपको रटे हुए होंगे, क्या नाम है उनका, रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो थे वो कौन थे, जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवर करी थी सेल को, ठीक है। इसका सन मुझे एक्चुअली में ध्यान नहीं आ रहा, आप देख लेना, बुक में लिख रखा होगा, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने एक्चुअली में क्या मतलब फर्स्ट डिस्कवर करी थी सेल को, लेकिन वो डेड सेल थी, और वो सेल कौन सी थी, कॉर्क की थी। ये बात मैंने शायद आपको बायोमोलिक्यूल वगैरह में बताई थी, खैर कोई बात नहीं है ना, वापस बता देती हूँ। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डिस्कवर करी थी सेल, और वो सेल कौन सी थी, डेड थी, क्लियर। चलो बढ़िया। अब सुनो, दूसरे कौन से नाम थे, एंटनी वॉन लिवेनहॉक। मैं लिख दूंगी ना, मैं लिख दूंगी अभी, बस अब सुन लो, है ना, एंड में साइड में लिख दूंगी। एंटनी वॉन लिवेनहॉक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा, और वो सेल कौन सी थी बच्चा, बैक्टीरिया की, यानी प्रोकैरियोटिक सेल थी, यानी बैक्टीरिया की सेल थी, क्लियर। तो ये बात हो गई। तीसरा जो साइंटिस्ट आपको ध्यान रखना है, एक तो रॉबर्ट ब्राउन, जो आपकी बुक में दे रखा है, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो थी, क्योंकि न्यूक्लियस जो था पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा यूकैरियोटिक सेल के अंदर, क्लियर। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा, है ना, न्यूक्लियस के बारे में बताया भी, 2-3 बातें, पोस्टुलेट वगैरह भी दिए थे, है ना। तो ये अपने है नहीं, बस आप साइंटिस्ट का नाम रखना। और चौथा जो आपको ध्यान रखना है, पुरकिंजे। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, आई थिंक नीट में भी 2016 या 17 के अंदर पूछा गया था पुरकिंजे के बारे में। तो पुरकिंजे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म जो था, अभी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊँगी आपको, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवर करी, ठीक है। तो अब मैं आपको फटाफट बढ़िया लिख देती हूँ। रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व करा था, इज्जत से नाम लेना है अपन को, ठीक है, क्योंकि ये अपन से बड़े हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक जी ने, जी लगाएंगे अपन, ठीक है, हाँ। ऑब्जर्व करा फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, तुम देख लेना बच्चा, है ना। और वो सेल कौन सी थी, डेड सेल थी, और वो कॉर्क की सेल थी, ठीक है। डेड क्यों थी, इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, पहले मैं लिख दूँ, सबके नाम लिख देती हूँ, फिर एक एक बार बता देती हूँ। एंटनी वॉन लिवेनहॉक, इन्होंने ऑब्जर्व करी फर्स्ट लिविंग सेल, है ना, इन्होंने ऑब्जर्व करी फर्स्ट लिविंग सेल, आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। चलो बढ़िया। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा, अच्छा, इनके साथ साथ इन्होंने जो सेल के अंदर देखा था वो थी प्रोकैरियोटिक सेल, लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल थी वो, और वो सेल कौन सी थी, बैक्टीरिया। और इसी बात है, आप बैक्टीरिया कैसे होते, प्रोकैरियोट्स होते, ये बात आपको ध्यान है। अच्छा, तीसरे कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर करा किसको, न्यूक्लियस को ना, इन्होंने ऑब्जर्व करा यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको, न्यूक्लियस ऑब्जर्व करा इन्होंने, ठीक है। चलो, और दूसरा, हाँ, एक आपको याद रखिए बच्चे, याद रखना थोड़ा सा,
पुरकिंजे जो थे इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज कर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ये क्वेश्चन आपके पूछेगा, वैसे तो आ रखे तो सबसे आ रखे, इसलिए मैं इन्हीं के बारे में ज़्यादा आपकी बात करूंगी क्योंकि ये ज़्यादातर यही पूछ लेते हैं आपसे, है ना। मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक तरफ साइंटिस्ट के नाम, एक तरफ उनकी ऑब्जर्वेशन, तो बोल देते हैं कि बताइए अब कौन सा रॉन्गली मैच है, कौन सा करेक्टली मैच है। तो बच्चा ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, एक साइंटिस्ट और थे, याद रखो तो ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। शायद जी रामचंद्रन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोलेजन जो फाइबर होता है, जो एक तरीके का प्रोटीन होता है, उसका ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज करी थी। अब ये क्वेश्चन ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा आ रखा है और मैंने ये चीज़ देखी थी तो मैंने सोचा मैं बता दूँ आपको, स्किप नहीं करते हैं, ठीक है। तो जी रामचंद्रन एक नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, रामचंद्रन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया, यानी बताया ऑफ कोलेजन। बच्चा कोलेजन आपको मैंने बताया था, कोलेजन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो एनिमल टिश्यू में सबसे अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है। बात करी थी अपन ने, ये चीज़ मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से बताई थी, ठीक है बच्चा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है कोलेजन का, क्लियर। ये तो आपको साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ साइंटिस्ट का नाम है जो आप ध्यान रखना। चलो अब अपना मेन स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा जो सेल होती है, सेल थ्योरी की बात करेंगे इसकी। सबसे पहले अब मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि सेल के बारे में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल थ्योरी पढ़ेंगे, सेल थ्योरी के बाद ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ेंगे कि उसका ओवरव्यू मतलब उसका साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब आप बोलोगे मैम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल आप मोनेरा वाले किंगडम में पढ़ चुके होंगे आई थिंक, ठीक है। तो मैं उसके बाद 2-3 बातें बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि आप शायद सेकंड वाले जो चैप्टर है उस पर शायद पढ़ चुके होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। फिर भी अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको उसके बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूंगी। देन फिर यूकैरियोटिक सेल के बारे में अपन उसके ऑर्गेनेली वगैरह सारी के सारे पढ़ेंगे, जितनी भी आपकी टॉपिक्स में दे रखी जो अच्छे से पढ़ने, वही अपन को अच्छे से पढ़ना है, जो क्वेश्चन भी अच्छे से बनते हैं, क्लियर। चलो बढ़िया। तो सबसे पहले सेल थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ बता देती हूँ, वैसे आपको ध्यान है फिर भी बताना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड में आ जाए बस, हो ना। सेल जो होती है बच्चा वो अलग अलग तरीके की हो सकती है ना। ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे डेवलप होते गए, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आते गए, तो सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया, था वो पूरा का पूरा लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होता गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मैंने अभी आपको बोला कि रॉबर्ट हुक ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, है ना, डेड सेल के अंदर खोज करी, किसकी सेल की फर्स्ट डिस्कवर करी थी, खैर ये बात आपको पता है। अच्छा बच्चा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने बता रखा था कि अगर आप किसी भी सेल को डेड बोल रहे हो, अगर आप किसी भी सेल को डेड बोल रहे हो तो इसका मतलब उसके अंदर साइटोप्लाज्म सूख चुका है। ये बात मैंने आपको बताई थी बच्चा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चा। देखो अगर किसी की सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म तो जानते हो ना बच्चा, उसके अंदर सेमी फ्लूइड जो लिक्विड होता है उसको अपन बोलते हैं, खैर इसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतनी सुन लो कि अगर आप किसी भी डेड और लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंस करोगे, तो आप कैसे पता लगाओगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2 सेल्स दिए आपको कि ये डेड है, लिविंग, ये और ये लिविंग सेल है, और आपको माइक्रोस्कोप दे दिया जाए, तो आप कैसे पता लगाओगे। तो आप बता देना कि भाई हाँ इसके अंदर साइटोप्लाज्म सूखा हुआ है तो ये डेड सेल है, और अगर इसमें साइटोप्लाज्म तैरता हुआ है, फ्लूइडी नेचर का है, तो ये लिविंग सेल है ना। ये अब आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों बच्चा, इसका रीज़न आपको धीरे धीरे पता चलेगा, फिर मैं बता देती हूँ कि आप जो सेल होती है उसमें बच्चा साइटोप्लाज्म का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होती है वो मेन रिएक्शंस करता है, रिएक्शन सेंटर कहलाता है हर एक सेल का। तो अगर साइटोप्लाज्म में सूख जाएगा तो बाकी की सारी रिएक्शंस बंद हो जाएगी, ठप पड़ जाएगा सारा काम, जैसे लॉकडाउन लग जाता है ना, वैसे लॉकडाउन जैसा काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जिससे सारी ऑर्गेनली अपना काम करना बंद कर देती है, जिससे धीरे धीरे सेल डेड हो जाएगी। इसलिए खैर अभी और आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन इसका मैंने आपको रीजन बता दी कि वो डेड क्यों थी, क्योंकि कॉर्क की जो सेल उन्होंने देखी थी उसमें डेड थी, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म सूख चुका था, बिल्कुल ड्राई साइटोप्लाज्म था, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको बताया। बस अब इतना ध्यान रखो, जब सेल के बारे में बताऊंगी तब और चीज़ बताऊंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना मैं, ठीक है। अब थोड़ा लिख भी लेते हैं, बोले मैम कितना ज़्यादा आप बता रहे हो, अब लिख लो मैम। हाँ मैं लिख रही हूँ भाई, ठीक है। चलो तो अब अपन बात करते हैं कि जो अपनी जो सेल होती है बच्चा, है ना, ये आपके 2 तरीके से हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनली, बहुत सारे बेसिस पे हो सकते हैं। खैर अपन इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं लेके जाएंगे, है ना, इसको मैं एक में समझा देती हूँ। तो पहले तो बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो नंबर के बिहाफ पर 2 तरीके की होती है बच्चा। मैं इसमें, अब आप बोलोगे मैम हमें आता है बच्चा, मेरे को पता है ये चीज़ आपको आती है, बस आप इसमें एग्जाम्पल देख लो और कुछ नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल
प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चा, हाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दो तरीके की होती है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना। एक तो होती है बच्चा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म ऐसा जिसमें सिर्फ एक ही सेल हो, और एक ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जिसकी बहुत सारी सेल से मिलकर बना हो। ठीक है, सेल्यूलर। ठीक है, तुम समझ गए ना मेरी इंग्लिश कैसी है। हाँ ठीक है, चलो तो एक मिनट चौक ले ली। हाँ तो मैंने क्या बोला कि ऑन द बेस ऑफ किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल के बिहाफ पर, सेल दो तरीके की होती है, यूनिसेल और मल्टी सेल। अब समझ गए होंगे, यूनि मतलब एक, यानी एक सेल ऑर्गेनिज्म होगा, मल्टी मतलब बहुत सारी, आता है तुमको। अब मैं सिर्फ एग्जांपल की बात करूँगी, सुनो ध्यान से। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, हाँ एक बात और सुनो, अगर आपको मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूँ, अब बोलो मैम हम बताएंगे कैसे, अब तुम दिमाग में रख लेना, मैं आपको आंसर बता दूंगी। अगर इस सिंपल सा क्वेश्चन में आए, मैं ऐसा पूछूँ आपसे कि मतलब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे बता, देखो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है ना, डेवलप्ड भी हो सकते हैं और कम डेवलप भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, बता देखो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकती है और यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है। याद करो, अगर आपने मोनेरा से प्रोटिस्टा की तरफ गए होंगे, मोनेरा से प्रोटिस्टा की तरफ गए होंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों में क्या डिफरेंस था। मोनेरा जो थी वो यूनिसेलर थी और प्रोकैरियोटिक सेल में आती, यानी मोनेरा के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं उनकी सेल यूनिसेलर होती है और प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और जब अपन प्रोटिस्टा की तरफ बढ़ते हैं तो सेल तो एक ही थी लेकिन सेल डेवलप्ड हो गई थी, यानी यूनिसेलर तो था लेकिन यूकैरियोटिक सेल था। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो सेल को दर्शा सकता है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकती है और एक यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो हमेशा यूकैरियोटिक सेल ही होगी। ये बात आप ध्यान रखना, ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनते जाओ। तो मैंने क्या बोला कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वह आपके प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चा, फॉर एग्जाम्पल बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकती है, इसके एग्जाम्पल बच्चा यहाँ लिख दूंगी, है ना, और एक यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है, इसके भी एग्जाम्पल में लिख दूंगी। आपको अच्छे से आती है, लेकिन याद रखो ये चीज़, ठीक है। आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक आ गया तो तुमको सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से भी बना हो सकता है और एक यूकैरियोटिक सेल का बना हो सकता है, लेकिन उसमें एक सेल ही एक ही रहेगी। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स है, तो कंफर्मेशन है कि उसकी जो सेल होगी हमेशा यूकैरियोटिक ही होगी। अब इसका क्या रीजन है कि आखिर वो यूकैरियोटिक क्योंकि प्रोकैरियोटिक, क्योंकि बच्चा अगर आपको पता हो सेल डिवाइड करने के लिए मल्टी सेल तब बनेगी जब एक सेल से दो से चार, चार से छः से 8 बनेगी। और अगर कोई सेल डिवाइड कर रही है, और उसको एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही है, तो उसके पास ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे ऑर्गेनली होनी चाहिए जिसकी वजह से वो सेल डिवाइड करके अपने ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेल बना दे। और ये चीज किसके अंदर पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर आपको मल्टी सेलुलर है तो उसकी सेल हमेशा यूकैरियोटिक रहेगी। और अगर आपको बोल दे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, तो पूछना उससे, मतलब आप दिमाग में बनना चाहिए कि यूनिसेलुलर है तो इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है और यूकैरियोटिक भी हो सकती है। क्लियर। अब मैं इसके एग्जांपल लिख देती हूं जो आपको ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक में आपको बच्चे याद रखना, किंगडम मोनेरा के सभी मेंबर्स, किंगडम मोनेरा के सभी मेंबर, जिसमें आपके आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब बैक्टीरिया में एक तो नॉर्मल बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया सबसे ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग, जो मैंने आपको क्वेश्चन में भी दिया था। दूसरा आपके माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ जो एक स्पीशी में ही आते हैं, और एक और था आपके, हाँ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया एक साथ अलग अलग सेल की फिलामेंटस बना लेते हैं, तो बहुत से कन्फ्यूजन रहता है, बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम साइनोबैक्टीरिया जैसे मल्टीसेलुलर नहीं होता बच्चा, ध्यान रखना। जैसे भाई एक साइनोबैक्टीरिया सेल ऐसी है तो दूसरी जो सेल होगी वो आपस में से जुड़ के एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगी बस। लेकिन आपको दिख रहा है कि मल्टीसेलुलर, लेकिन मल्टीसेलुलर नहीं है, हर एक सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये बात आपको ध्यान रखना। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखते हो। तो सारे सर जो बैक्टीरियाज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया और नॉर्मल यू बैक्टीरियाज, तो अपने दो पढ़े होंगे, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मॉडर्न बैक्टीरिया होते हैं और आर्की बैक्टीरिया सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, याद आपको आते हैं। वो सारे के सारे बैक्टीरिया जितने होंगे वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल होती है। क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। अब अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। अब यूकैरियोटिक सेल में आते हैं आपके, यूकैरियोटिक सेल में जिसमें यूनिसेलुलर हो बच्चा, यूकैरियोटिक सेल में आपके मल्टीसेलुलर में जो आएंगे जो बहुत सारी सेल्स होगी। अब मैं यूकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर बता रही हूँ। तो यूनिसेलुलर में कौन आते हैं आपके, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है ना, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो भी आते हैं वो आते हैं प्रोटोजोआन्स आते हैं। पता है आपको किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, प्रोटोजोआन्स आते हैं। कौन आते हैं इसमें,
प्रोटोजोआ, ठीक है। और प्रोटोजोआंस के एग्जांपल अलग अलग हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकता है, सिलिएटेड हो सकता है, जू फ्लैजिलेटेड हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं। एग्जांपल बता देती हूँ, अमीबा हो गया, है ना, ट्रिपेनोसोमा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यानी सारे के सारे प्रोटिस्टा होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लिख दूँ, है ना, ऊपर ऊपर से लिख देती हूँ मैं, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल में आपके प्रोटोजोआ में आ गए आपके एक तो अमीबा, ठीक है, अमीबा के साथ आपके आगे यूग्लिना। यूग्लिना जो होती है प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इट इज़ कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, याद रखो इस चीज़ को, आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में याद दिलाती रहती हूँ, अलग अलग चीज़ ताकि तुम्हारे भेजे में फिट हो जाए, भरोसा नहीं है तुम्हारे दिमाग का, ठीक है। यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम को स्लीपर सेल्स कहते हैं, चप्पल की सेल होती है, चप्पल सेल, चप्पल की सेल होता है, चप्पल जैसे शेप होता है इसका, ठीक है। फ्लैजिलेटेड होती है यूग्लिना, ये होती है सिलिएटेड। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे ऐसे नॉर्मल पूछ ले, जैसे 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 हाँ जैसे ऐसे पूछ ले कि कोई भी एक फ्लैजिलेटेड क्या नाम है प्रोटोजोआ का नाम बताओ, तो बताओगे यूग्लिना, और कोई भी एक सिलिएटेड प्रोटोजोआ का नाम बताओ तो आप बताओगे पैरामीशियम। ध्यान रखना बच्चे, ये क्वेश्चन आपके आ रखा है, ठीक है। चलिए बढ़िया। अच्छा, इसके साथ साथ कौन हो सकते हैं, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में कौन आते हैं, स्पोरोजोआंस ऐसे होते हैं बच्चा जो नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन सिलेटेड होते हैं, यानी इनमें कोई मूवमेंट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसमें पहले आते कौन है, इसमें आते हैं आपके प्लाज्मोडियम। यही रीज़न है कि प्लाज्मोडियम को अपने अंदर मलेरिया फैलाने के लिए वेक्टर की आवश्यकता होती है, यानी मच्छर को चूज करते हैं, फिर वो मच्छर उसको उनको लेकर फिर अपने ह्यूमन के अंदर जाता है, वरना खुद नहीं जा सकते, ध्यान रखना। खैर ये तो एक बात है, मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान आ गया, समझ में आ गया आपको, बढ़िया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो थे अपने यूनिसेलुलर सारे सारे, बस आपको काम की बात क्या पता चले, यूनिसेलुलर एक यूकैरियोटिक भी हो सकता है एज वेल एज प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, ठीक है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमेशा कैसे होंगे, यूकैरियोटिक सेल से ही बने होंगे, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। ये हमेशा कैसे होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के बने होंगे, याद रखना इसको। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का नाम याद आ जाए तो एक और नाम होता है जो आ जाता है, नाम है ईस्ट। ईस्ट एक फंजाई होती है ना, इसका एक एक्सेप्शन है, ऑल फंजाई, सभी फंजाई, ऑलमोस्ट सभी फंजाई मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होती है, ऑलमोस्ट सभी फंजाई मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होती है एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक सेल। ईस्ट का एक ही सेल होती है जो पूरी फैली हुई रहती है थैलस की तरह। अपन ने जब मैंने अभी आपको प्लांट किंगडम बताया था तो मैंने आपको चीज़ समझाई भी थी शायद, है ना, ऐसा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से ऐसा बटा हुआ रहता है। खैर, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ईस्ट का जो फीचर होता है वो प्रोटिस्टा से मैच क्यों खाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ईस्ट किस बिहाफ पर प्रोटिस्टा मेंबर से सिमिलर है, तो बता सकते हो इसके ऑर्गेनिज्म की जो सेल बनी है, प्रोटिस्टा की सेल बनी है यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, सभी मेंबर्स की ये भी बात करी, तो ईस्ट की भी सेल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होती है और बाकी सभी फंजाई की मल्टी सेलुलर होती है। तो ऑलमोस्ट सभी फंजाई, ऑल फंजाई मल्टी सेलुलर हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके कैसे हो गए, जैसे प्लांट्स आपके कैसे हो गए, है ना, प्लांट्स आ गए, प्लांट्स की सेल मल्टी सेलुलर होती है और एनिमल सेल ये अपने मल्टी सेलुलर होते हैं। तो बाकी के जो बचे हुए जो 3 किंगडम है वो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक में आएंगे। अब मल्टी सेलुलर बोल रही हूँ मैं, अब ये आगे जगह और डिफरेंशिएट हो जाएंगे, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, और ये तो तुम्हें आता है अच्छे से, बट मुझे जो काम की बात बतानी थी वो ये थी, ठीक है। इस पर थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो बच्चा इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, है ना, इस वाले को थोड़ा अच्छे से देख लेना एक बार, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बोलो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यानी बच्चों को भले आए या नहीं आए लेकिन फिर भी वो तारीफ करके जाते हैं, हाँ यार क्वेश्चन बढ़िया था, ऐसे हो रहा है नहीं आता यार, फिर भी यार मैं नहीं कर पाया या कर पाई, ऐसा हो जाता है। तो सेल एक यही चैप्टर है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इससे बच्चों को भले ग्राउंड हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी वो बोल के जाता है नहीं यार मस्त क्वेश्चन था, कुछ भी बोल, लेकिन मेरी गलती की वजह से मैंने गलत करा, ये ऐसी चीज़ हो जाती है। खैर क्लियर, चलो बढ़िया। तो अब अपन बात करते हैं सेल, मतलब पहला ही हो गया। अब अपन बात करते हैं जो सेल होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ से, डेवलपमेंट के हिसाब से, ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस की यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको अच्छे से पता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अब अच्छा देखो, मैं इसमें ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ आपको एक, ये देखो एक बार अच्छे से, हटा दूँ इसको, मैं हटा दूँ, चलो
ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की प्रेजेंस बोलो, डेवलपमेंट की भी यहाँ पर बोलो, जैसे बोलना चाहो, ठीक है। ये तो लाइन में खुद अपनी तरफ से बता रही हूँ, है ना, कि भाई इससे यहाँ पर इनको बांटा गया है, आया नहीं है ये लाइन से नहीं आई, तो लाइन मैंने खुद बताई है, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ जो समझा रही हूँ वो समझो बस, ठीक है, कि भाई इस यहाँ पर एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अब आपको अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है मैम हमको तो ये। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर एंशंट, जैसा आप बोलना चाहो। कैरियो शब्द रट लो बच्चा, इसको न्यूक्लियस होता है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यू मतलब होता है न्यू या मॉडर्न या डेवलप्ड, जो आप बोलना चाहो, तुम्हारी जो इच्छा वो करो बोलो, ठीक है। और कैरियो मतलब अभी बताया एज यूजुअल न्यूक्लियस। ये शब्द याद रखो, ये क्वेश्चन आपके 2005 में नीट में आ रखा था, मतलब बहुत पहले पूछ रखा था ऐसा कुछ। अब नहीं आते, अब बच्चों को रट गए नाम, अब नहीं पूछते। पहले जब नए नए ट्रेंड में चले थे ना, तब आए थे ये क्वेश्चन, है ना, ऐसे पूछे जाते थे। खैर कोई नहीं, तो ऐसा है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मतलब ये एक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, हाँ, और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है बच्चा? अब बच्चे को बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, भले वो ड्रॉपर हो कैसे हो, बट उनको हमेशा ये चीज़ रहती है, देखो समझना। बहुत से लोग बोलते हैं, मैं अगर किसी से बच्चे से जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे से पूछती हूँ, तो बच्चे मुझसे बोलते हैं मैम प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर मैं क्या बोलती हूँ, मैं उनको बस देखती रहती हूँ और मेरे पास आंसर नहीं होते हैं। अब क्या बोलूँ मैं, क्योंकि बच्चों ने सीखा ही ऐसे, तो क्या करें फिर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब सुनो, हाँ, अगर आपको आता होगा चीज़ बच्चा, देखो सेल कोई भी हो, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, सेल कोई भी हो, न्यूक्लियस सभी में प्रेजेंट होगा, ये बात याद रखो। प्रोकैरियोटिक सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो फिर फ़र्क क्या रहा? फिर फ़र्क रहा क्या? फिर आप बोलोगे मैं फ़र्क क्या रहा? फिर बच्चा फ़र्क बस ये है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर आपको इस बात में चर्चा करेंगे अपन। न्यूक्लियस प्रेजेंट बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ये आपको लाइन याद रखनी है। न्यूक्लियस हमेशा हर सेल में प्रेजेंट होगा, ये बात याद रखना। बस प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस वजह से अपन जब भी कभी प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो अपन को न्यूक्लियस दिखता ही नहीं है। अब आप थोड़ा इमेजिन करो, मान लो ये एक सेल है। अब इस सेल में साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली पता है साइटोप्लाज्म कोई सी भी सेल होगा, लिविंग है तो होगा। मैंने अभी आपको बोला कि साइटोप्लाज्म लिविंग सेल है, मतलब प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, सब में प्रेजेंट होता है। अब अच्छा, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो मान लो ये एक डार्क कलर का मैटर है और इसकी चारों तरफ मैं एक बाउंड्री लगा दूँ, इसकी चारों तरफ मैं बाउंड्री लगा दूँ। अब आप इस सेल को माइक्रोस्कोप में जाके देखो, क्या आपको डार्क कलर का पैच नजर आएगा सेल में? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपने उस पैच के चारों तरफ एक बाउंड्री लगा दी। तो आपको न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। अब आप क्या करो, इस मेम्ब्रेन को हटा दो। अब इस मेम्ब्रेन को हटा दो। अब बताओ, अगर आप जब इस सेल को देखोगे तो क्या आपको डार्क कलर का पैच दिखेगा? नहीं, वो न्यूक्लियस पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा तो सही, लेकिन होगा तो सही, लेकिन वो बिखरा हुआ होगा, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा? नहीं दिखा। इसलिए अपन ऐसा बोल देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस तो दोनों ही सेल में, इवन दुनिया की कोई सी भी सेल अगर वो लिविंग है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, और इसमें तो आपको पता है डेवलप्ड तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, इवन सब कुछ डेवलप होगा। प्रेजेंट विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए अपन को ये इजीली दिखता है, इसे अपन बता देते हैं, और नहीं दिखता तो पहले जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की जब खोज हुई थी ना, जब देखा गया था, तो ऐसा ही बोला गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में ही नहीं होता।
लेकिन ये बात आगे बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बात को रॉन्ग कर दिया, क्योंकि बाद में बहुत जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो बहुत सारी कंफ्यूजन हुई, बहुत सारे क्वेश्चंस आए सबके दिमाग में, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब अगर ऐसा होगा तो फिर इसमें काम करने वाला जो मेन पार्टनर होता है, मेन जो वो होता है साथी, वो ही नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो इसमें भी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में ही होगा, इसमें भी न्यूक्लियस में ही होगा। बस अब यहाँ से अब एक बात और सुनो, अब देखो, अब आपकी मोनेरा किंगडम की जो लाइन दे रखी है आपकी, इवन आपकी शायद सेल वाले चैप्टर में भी दे रखी, प्रोकैरियोटिक सेल में, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सेल कोई सी भी हो, भले प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आप बोलोगे न्यूक्लियस में, वो न्यूक्लियस में। यूकैरियोटिक की तो मैं बात कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि यूकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस अच्छा खासा प्रेजेंट होता है, तो आपको आराम से दिख जाएगा, ये अच्छा खासा है तो जेनेटिक मटेरियल अच्छे से दिखेगा। चलो इसको साइड में रखो। अगर मैं इस सेल की बात करूँ तो बच्चा, अगर मैं इस सेल की बात करूँ तो मुझे एक बात बताओ, इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है लेकिन न्यूक्लियस तो था, यानी मान लो ये सेल है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर मान लो ये न्यूक्लियस का मटेरियल है, कुछ भी है लेकिन है, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। अब इसमें मेम्ब्रेन नहीं है तो ये पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो डीएनए होता है, जो सर्कुलर होता है, वो भी बिखरा हुआ होगा, बिल्कुल है। तो जो डीएनए होगा वो भी साइटोप्लाज्म बिखरा होगा, यही तो अपन बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। तो वो क्यों रहता है? क्योंकि आपने उसको बांध के ही नहीं रखा, बांधा किसने? यूकैरियोटिक सेल ने, तो आपको एक जगह दिखेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में आपने बाउंड्री ही नहीं लगाई तो फिर तो पूरा का पूरा फैल जाएगा। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है, बस फर्क बस इतना है कि वो साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से फैल जाता है बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर? अच्छा, अब और बात सुनो, जैसे ये पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये, अब मुझे बताओ, ये नहीं यहाँ पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोला, इसका मतलब न्यूक्लियस तो है लेकिन वो इतना डेवलप्ड नहीं है, प्रिमिटिव है, बहुत पुराना है। देन आगे जाके जब प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल बने तब वो डेवलप्ड हुआ, देन उसकी अलग से बाउंड्री होगी, तब अपन उसको पहचानने लग गए। तो मतलब इसने यहाँ से है तो सही वो चीज़, लेकिन इसकी पहचान नहीं बनी, और यूकैरियोटिक सेल ने उसकी पहचान बना दी अलग से, ये मान के चलो। तो मतलब एग्जाम्पल क्लियर? चलो बढ़िया। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये है काम की बात जो मुझे आपको बतानी थी कि क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोइड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोइड एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आया है, पता नहीं मुझे, वैसे तो आया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही शुद्ध हिंदी तो नहीं, बट हाँ ठीक है, हिंदी में बोला है मैंने, ठीक है? तो समझो और इस बात को भेजे में फिट करो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है दुनिया में हो चुका है, खैर अभी की नहीं बोल रही मैं, पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोइड एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक असर्शन रीजन में आपके एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे एक्चुअली में ध्यान रही, मुझे ध्यान नहीं रहता, बट मुझे पेपर करते रहता तो ध्यान रह जाता भाई हाँ ये क्वेश्चन आ रखे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा जोर देती हूँ इन पे समझने के लिए, ठीक है? तो समझो बात को, क्लियर करो हर चीज़ को, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके का होता है। आई होप आपको समझ में आया, हाँ समझ में आया होगा, ठीक है? चलो, तो ये बात अब क्लियर हुई। चलो, तो ये था अपने पास प्रोकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखो, अब मैं ज़्यादा इसके बाद डिटेल नहीं चलूँगी। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो ऐसी सेल होती है जिसमें ऑर्गेनली प्रेजेंट, अब ऑर्गेनली क्या होता है आप अच्छे से बात जानते हो, वो स्ट्रक्चर्स सेल के, वो स्ट्रक्चर जो उस सेल के अंदर फंक्शनली रूप से काम करते हैं, हर एक रिएक्शन को अलग अलग नाम दिया जाता है वगैरह। यूकैरियोटिक सेल में अलग ऑर्गेनल्स होती है जैसे गोल्जी अपैरेटस, ईआर, राइबोसोम, अच्छा राइबोसोम तो इसमें भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, है ना, पेरोक्सोम, फेरिजोम वगैरह वगैरह, बहुत सेंट्रियोल, ये सब आपकी यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनलीज होती है। अब इनके बारे में और चर्चा करेंगे, मैं भी इसके बारे में डिटेल में बता रही, मैं जो मेन था वो बता दी। अब प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है आपका ओनली मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में यानी बैक्टीरिया, ओनली बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जितने भी हैं दुनिया में वो सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ है ना? दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं, जिन्होंने अपना जीना हराम कर रखा है ना, बैक्टीरिया ने अपना, सच बता रही हूँ मैं, डिजीज़ फैला कर, लेकिन वैसे देखा जाए तो ह्यूमन के भी लक्षण नहीं है, एक रियलिटी बात बता रही हूँ मैं, सभी ह्यूमंस की बोल रही हूँ मैं, अपन सब इंक्लूड होते हैं। अपन खुद इतना ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर वो भी क्या करें बेचारे, वो तो अपने जीने के लिए करेंगे ना। तो सबको अपने जीने का अधिकार है, भले कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ अपने लिए लगता है लेकिन बैक्टीरिया के लिए भी लगेगा, ठीक है? खैर ये बात की बात है। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल वही वो प्रोकैरियोटिक बात, प्रोटिस्टा है ना, फंजाई और प्लांटी और एनिमिलिया। तो देन उसके बाद जितने भी सेल्स हैं अपनी जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही हैं तो वो सारी आपकी यूकैरियोटिक सेल हैं,
क्लियर? तो ये बात, ये तो आपने पढ़ रखा होगा एग्जाम्पल, तो ये तो मैंने आपको बस सिर्फ बता दिया कि भाई याद रखना इस चीज़ को, जो मेन चीज़ बताई वो चीज़ ध्यान रखो, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ, वैसे तो नहीं बताना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब बता देती हूँ, ध्यान रख लेना। प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चा इसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, है ना? एक सर्कुलर डीएनए टाइप होता है, प्लाज्मिड टाइप का होता है ना? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये रट लो। एक्स्ट्रा क्रोमो मतलब देखो, न्यूक्लियस अगर है तो उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम के अंदर उसका एक्चुअल डीएनए होगा, तो वो तो नॉर्मल डीएनए की बात कर रहे हैं जो अपन में भी होता है। लेकिन इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के अलावा, यानी डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम में होता है ना, तो वो तो इनमें नॉर्मल है, लेकिन क्रोमोसोम के अलावा इनमें एक्चुअल में एक डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, जो ना इनकी साइटोप्लाज्म पड़ा रहता है, गोल सा, है ना? ऐसा गोल से ऐसा पड़ा रहता है, देखा होगा आपने, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो किसका की फीचर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, ये और प्लाज्मिड हर किसी में पाए जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, हर बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते प्लाज्मिड्स, ध्यान रखना। मोस्टली बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, मोस्टली में होते भी हैं, मोस्टली में बहुत घातक होते हैं, लीथल होते हैं बिल्कुल, ठीक है? खैर ये अपन आगे की बात है, समझ में आ गया? तो ये था अपना बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के हिसाब से, ठीक है? तो अब देखो बच्चा, मैं इसकी डिफरेंस वगैरह मैं नहीं बता रही, मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ, आप बुक में देख लेना, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आगे की चीज़ें जो मुझे चीज़ बतानी थी मैंने बता दी। अब यूप्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल आप देख लेना, अब सबसे पहले आप कुछ मत करना, अगर ये लेक्चर देखो तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देख लेना, किसमें, मोनेरा में। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, उसमें देख लेना, मैं यूकैरियोटिक सेल ही पढ़ाऊँगी, ठीक है? तो क्योंकि ये हो जाएगा आपसे, क्योंकि ये हो जाएगा, ठीक है? अब एक दो चीज़ें बता देती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें बच्चा सेल वॉल पाई जाती है, खैर अपन आगे बात करेंगे इसकी, मैं फिर भी ऊपर से बता देती हूँ, इसमें सेल वॉल पाई जाती है, और जो सेल वॉल होती है सभी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज में पाई जाती है। एक एक्सेप्शन है इसका, माइकोप्लाज्मा, अच्छे से आता है आपको, माइक्रोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया होता है विदाउट सेल वॉल होता है, इसलिए इसे जोकर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि वो अलग अलग शेप वगैरह बना लेता है। और दूसरा ये है कि इसमें जो सेल वॉल बनी होती है, मैं कंपोजिशन बताऊंगी, है ना? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, मैंने बात करी थी इसकी, है ना? ये किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब ग्लाइकन मतलब क्या होता है, ग्लाइकन का क्या मतलब होता है, मतलब ग्लूकोज, यानी यहाँ पर आपके पास कार्बोहाइड्रेट के साथ पेप्टिड मतलब अमीनो एसिड के ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे, यानी कॉन्जुगेट क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कॉन्जुगेट कार्बोहाइड्रेट होता है ये, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की चेन के साथ साथ इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हैं, जिसको पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, खैर, ठीक है? और इसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी बोला जाता है, ध्यान रखना, पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो एक बार इसको देख लो, ठीक है? चलो अब अपन आगे चलते हैं, ये बात आप ध्यान रखें, तो अपना ये वाला हो गया, ठीक है? अब अपन बात करते हैं जो अपना मेन टॉपिक है, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे, कौन थे जिन्होंने क्या दिया था वगैरह वगैरह, ठीक है? चलो, जो मुझे मेन चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी, अब आप इसको एक बार बुक से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कि वैसे तो मैं अभी जैसे आगे आगे चलती जाऊँगी तो मैं हर एक टॉपिक की बात करूँगी, पीछे आता जाएगा, तो तुम टेंशन मतलब मैं अपनी चीज़ बताई, सब चीज़ लेकर आऊँगी, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैं साथ साथ बता दूँगी, समझ गए बात को? चलो अब अपन बात करते हैं सेल थ्योरी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे तो क्या मतलब बनते ही हैं इससे क्वेश्चन, मतलब हर 2 साल में पूछ लेता है इससे। वैसे सेल थ्योरी क्या होता है, देखो ये बताया था, वैसे तो मिलके 3 साइंटिस्ट ने बताया था, वो अलग अलग थे, बिल्कुल अलग अलग थे, वो उनको एक दूसरे से जानते भी नहीं थे वो एक दूसरे को, लेकिन वो जो खोज कर रहे थे वो एक ही चीज़ पे कर रहे थे, उनको खुद को पता नहीं था। एक साइंटिस्ट थे अपने जर्मन के, एक साइंटिस्ट थे 1838 समथिंग, है ना? हाँ, ये आपको ध्यान रखना, जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये आपको ध्यान रखना बच्चा, ये आपके क्वेश्चन आता है बच्चा। देखो जिसका मैं सन और भाई सन, वो रॉबर्ट हुक का सन देख लेना बच्चा ना, पता नहीं कुछ लिख तो रखा है, मुझे एक्चुअली में ध्यान नहीं, बताओ मेरे को आज तक रॉबर्ट हुक ने जिस सन में करा वो आज तक मुझे सन याद ही नहीं हो, पता नहीं क्यों याद नहीं हो, खैर छोड़ो, है ना? तो एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था शिल्डर, ठीक है? शिल्डन, सही है क्या बच्चा? स्पेलिंग देख लेना बच्चा, है ना? शिल्डन नाम के एक साइंटिस्ट थे, मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं है बट मैं शिल्डन ध्यान रखूँगी, यही आता है, ठीक है? तो जहाँ से क्वेश्चन आए वही चीज़ ध्यान रखो, ज़्यादा याद रखोगे, जो चीज़ नहीं पूछी जाती कंफ्यूज रहोगे, कुछ भी याद होगा तो होगा नहीं तुमसे, ठीक है? तो एक जर्मन, ये याद रखना है, वो जर्मन के थे, ये आपसे पूछा गया, जैसे मेंडल का पूछा जाता है वैसे आपके इनका भी पूछा जाता है, याद रखना इसको, जैसे उनका ऑस्ट्रिया पूछा जाता है वैसे इनका पूछा जाता है, तो याद रखना एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था शिल्डन,
बॉटनिस्ट थे तो इसका मतलब बता दिया कि प्लांट सेल के ऊपर खोज कर रहे थे, प्लांट सेल के ऊपर, यानी 1838 में जर्मन में एक साइंटिस्ट थे जो बॉटनिस्ट थे, मतलब प्लांट के ऊपर खोज कर रहे थे, उन्होंने प्लांट के बारे में बताया। उन्होंने एक मज़ेदार बात बताई, बच्चा बुक में पता नहीं लिख रखा है नहीं लिख रहा, हाँ शायद लिख रखा है ये पॉइंट, आप देखना। उन्होंने बात बताई कि प्लांट जो सेल है उसमें बनने वाले, उन्होंने प्लांट सेल के बारे में खोज करी। उन्होंने बोला कि प्लांट सेल बनने वाले जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वही प्लांट सेल का निर्माण करते हैं। मतलब समझे, मतलब अगर अपनी बॉडी है, अब अपनी बॉडी में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी बॉडी खुद बनाती है और वो खुद की सेल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि प्लांट सेल के प्रोडक्ट उस प्लांट सेल की प्लांट बनाने के लिए काम आते हैं। खैर मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं बस इतना ध्यान रखो, इन्होंने प्लांट सेल के बारे में इतना बताया कि जो प्लांट की जो सेल होती है वो खुद ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो प्लांट की बॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बस खत्म कहानी। तो उन्होंने प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करा। अच्छा चलो बढ़िया, कि भाई प्लांट के अंदर ऐसी सेल होती है जो ऐसा ऐसा काम करती है। अब इन्हीं के साथ साथ तो 1839 समथिंग, मतलब 1-2 साल का डिफरेंस होगा, और ये जो साइंटिस्ट थे ये किसके थे आपके, शायद मेरे दिमाग से निकल गया, ये जूलॉजिस्ट है, कैसे लिखते जूलॉजिस्ट है ना, जूलॉजिस्ट शायद फ्रांस के थे, पता नहीं किसके थे, बच्चा देख लेना ना बुक में, देख लेना, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है। हाँ जो थे एक साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, मुझे याद आ जाएगा अभी, है ना, मैं भी तुम्हारी तरह भुलक्कड़ हो चुकी हूँ पढ़ाते, ठीक है। तो ये जूलॉजिस्ट थे, इनका नाम था स्वान। हो जाता है कभी कभी, माइंड नहीं करना चाहिए, मस्त रहना चाहिए इंसान को, ठीक है। ये एनिमल सेल के ऊपर खोज करी। अच्छा इन्होंने भी वही चीज़ बताई कि भाई एनिमल की जो सेल होती है उनके खुद ऐसे प्रोडक्ट जनरेट करता है जिसकी वजह से वो खुद बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेम यही बात करी थी, फर्क था ये प्लांट के ऊपर खोज कर रहे थे। अब आप सोच रहे हो कि फिर ये दोनों मिले कैसे। बच्चे देखो, जब भी कभी रिसर्च होती है, कोई मतलब मैं हूँ, अब मेरे मान लो कि मैं साइंटिस्ट बन गई, फॉर एग्जाम्पल मैं साइंटिस्ट बन गई और मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, तो अभी मैं इंडिया से कर रही हूँ, मान लो कोई एक ऐसा साइंटिस्ट जो यूएस से रिसर्च कर रहा है, वही थ्योरी है, तो हम यूएस में, अमेरिका में एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बैठती है ना, वैसे ही वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट की फौज बैठती है। तो हर एक थ्योरी को जो भी अलग अलग देशों से जो खोज होती है उनको अप्रूवल करने के लिए बैठा जाता है कि आखिर आपकी थ्योरी सही है या गलत है। जैसे पार्लियामेंट में नहीं बैठते हैं कि अलग अलग चर्चा करते हैं, वैसा ही कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे मैं भी गई और वो दूसरा साइंटिस्ट भी आया, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो मेरी भी थ्योरी वही थी, मेरी उनकी भी थ्योरी, तो तब जाके मुलाकात हुई। तो इनकी भी ऐसी ही मुलाकात हुई थी। फिर जब ये दोनों साथ में मिले तब इन्होंने साथ में ये चीज़ बताई कि आपने जो खोजा वो भी ठीक है, मैंने जो खोजा वो भी ठीक है, ठीक है। और फिर जब ये दोनों साथ में मिले तब इन्होंने दोनों ने साथ में दिया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल की जो सेल होती है वो खुद ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, प्रोड्यूस करती है जो उनकी बॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे रेजिन हो गया जो प्लांट्स की बॉडी बनाएगा, टर्पीन हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो खुद वो जनरेट करती हैं। वो प्लांट एनिमल्स में भी बहुत सारे ऐसे खुद अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो खुद बनाती है, एंजाइम्स वगैरह हो गया वगैरह वगैरह, तो उनकी बॉडी बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। ये बात उन्होंने बताई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये थ्योरी हुई जो बिल्कुल सही साबित हुई थी, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि आप तो पहले ये तो बताइए कि आखिर जो सेल बनी है वो आई कहाँ से। आप पुरानी सेल की बात करो, अच्छी बात है, लेकिन जो नई सेल बनी है वो कहाँ से आई, ये इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनके पास जब बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह बैठते हैं तो क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब उनकी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए बहुत क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। मतलब होती है ऐसी बात होती है कि भाई इनको एक्चुअली में आता भी है या फिर उन्होंने ऐसे बता दिया, ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, श्वान जी ने बोलूँगी, इन्होंने एनिमल के साथ साथ प्लांट के बारे में भी हाइपोथेसिस दी थी। तो इन्होंने प्लांट के बारे में भी दिया था और इन्होंने प्लांट की दिया था। खैर ये बात है। अब बाद में क्या हुआ, तब इनसे पूछा गया कि आप मुझे हमें ये बताइए कि जो नई सेल बनी है, आप बता रहे हो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यूकैरियोटिक सेल है, कोई दिक्कत नहीं, सही है बिल्कुल, लेकिन आप ये बताइए कि जो नई सेल बनी है वो आई कहाँ से। इनके पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब ये सेल डिवीजन का हाइपोथेसिस नहीं दे पाए थे और ये बात हुई थी। देन उसके बाद में इनको बहुत दुख हुआ। दुख तो क्या हुआ, बट आगे जाके थ्योरी बिल्कुल सही साबित हुई थी, ऐसी बात नहीं है। तब इस थ्योरी को इन्होंने सेल थ्योरी नाम दिया। अब एक साइंटिस्ट आए थे, है ना, रुडोल्फ विर्चो, एक साइंटिस्ट थे, है ना, इनका नाम आप रटो तो कुछ भी करो लेकिन याद रखो, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने इन्हीं की सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करा, कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ छेड़खानी करी, कुछ नहीं करा, बस इन्हीं की ने जो थ्योरी दी थी, इन्हीं थ्योरी को उन्होंने क्या करा, मॉडिफाइड करा सेल थ्योरी को, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। इन्होंने एक मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी और इन्होंने एक्चुअली बताया था कि जो नई सेल बनती है वो पुरानी ही सेल से आती है।
न्यू सेल इज अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये आपकी सेल थ्योरी का शायद आई थिंक दूसरा पॉइंट है। 2 पॉइंट्स दे रखे सेल थ्योरी के, तो जो दूसरा पॉइंट दिया था वो इन्होंने दिया था। ठीक है, क्या दिया था? न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री मतलब पहली, एग्जिस्ट करने वाले, प्री एग्जिस्ट, यानी इन्होंने सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट बताया। हाँ, हालांकि सेल डिवीजन के बारे में इतना अच्छे से बता नहीं पाए, बट इन्होंने ये चीज़ बताई कि हाँ, हर एक सेल में, यूकैरियोटिक अगर सेल है तो उसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन तो आई थिंक प्रोकैरियोटिक में भी होता है जब रिप्रोडक्शन करता है, याद रखना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, दोनों में ही होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पुरानी सेल से नई सेल का अराइज हुआ, यह इन्होंने बताया था। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिस लैंग्वेज में दिया था, ओमलीज सेलुली ई सेलुला, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था ना, इसको देख लेना बच्चा। ओमनीज, अरे सेलुली ई सेलुला। ठीक है, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका मतलब यही था कि पुरानी जो सेल होती है वो नई जो सेल होती है वो पुरानी सेल से अराइज होती है, ये चीज़ बताई थी। और ये तो था सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि हर एक ऑर्गेनिज्म, भले वो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, वो सेल से मिलकर, सेल ही उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी होती है। और ये बताया था इन दोनों ने। क्लियर हुआ? तो ये कुछ इस तरीके की सेल थ्योरी की बात हुई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़िया, तो ये सेल थ्योरी थी। अब इसको पढ़ना एक बार, पैराग्राफ में क्या क्या लिख रखा है, एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है नीचे, फिर पीछे पलटो के पेज में तो ऊपर की तरफ दे रखा है। उसको पढ़ना अच्छे से, उसमें इन सभी के बारे में बता रखा है इन्होंने, क्या क्या करा क्या क्या नहीं करा। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स वाला पढ़ लेना एक बार। मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि इनके प्रोडक्ट्स इन्हीं के काम आते हैं, इससे इन्हीं की प्लांट सेल के लिए इन्हीं का ऑर्गेनिज्म बनता है। तो खैर आपको मैंने समझा दिया, उसमें आप देख लेना। ठीक है, तो ये था सेल थ्योरी वाला। क्लियर हुआ? चलो बढ़िया। अब अपन क्या पढ़ेंगे? ओवरव्यू ऑफ सेल। तो अपन ने पहला पढ़ा सेल थ्योरी, अब अपन पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी जो सेल होती है उसका ओवरव्यू लेंगे अब अपन जांच पड़ताल करेंगे थोड़ी सी कि सेल कैसे कैसे तरीके की होती है, किस किस टाइप की होती है, साइज़ क्या होता है, शेप क्या होता है, फलाना डिगाना, ये चीज़ें। ठीक है, चलो तो उसको अपन मिटाते हैं। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा। ओवरव्यू सेल में सबसे पहले अपन जैसे बहुत सारी टर्म्स हो गई, जैसे इनका साइज़ हो गया, इनका शेप हो गया। बच्चा मैं पानी ले लेती हूँ। ठीक है, इनका साइज़ हो गया, इनका शेप हो गया कि किस किस तरह से ये एग्जिस्ट करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो तो इन्होंने ऐसा बोला, ओवरव्यू सेल में ऐसा कुछ लिख रखा है कि जो सेल होती है अपनी, वो एक चैम्बर होता है। चैम्बर मतलब जानते हो ना, मतलब एक जैसे 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 मतलब एक चैम्बर है, एक छोटे से एक क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा एक कंपार्टमेंट ही बना देते हैं क्या, जैसे एक सेल एक तरीके, इन्होंने बताया कि एक साइंटिस्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट, उन्होंने एक चीज़ बताई, इसे लिख रखा है कि सेल एक तरीके का चैम्बर है जिसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, है ना। सेल के अंदर ऐसे ऐसे रिएक्शंस होती है जो बाहर नहीं हो सकती, सेल के अंदर ही हो सकती है वगैरह वगैरह, ये बात करी थी, तो इस वजह से नाम दिया। अच्छा, उसके साथ ऐसा दे रखा है कि एनिमल सेल, प्लांट सेल का ओवरव्यू लेने के लिए उन्होंने आई थिंक प्याज की सेल का ओवरव्यू लिया था कि प्याज की सेल मैंने डिस्कवर करी थी ओवरव्यू में। और एनिमल सेल का ओवरव्यू लेने के लिए उन्होंने चीक होते हैं ना, चीक होते हैं ना, हाँ है ना, तो चीक की जो सेल होती है ना उसका ओवरव्यू लिया था। तो ऐसा कुछ बता रखा है, तो तुम एक बार पढ़ लेना बच्चा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना कि ओवरव्यू लेने के लिए अनियन पील, जो अनिल की जो छाल होती है ना उसकी सेल देखी थी, और दूसरी आपकी चीक की सेल देखी थी, ये बात ध्यान रखना। अब अपन मेन टॉपिक पे ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ओवरव्यू में साइज़ की। अब अच्छा, साइज़ आपको पता है जो सेल होती है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी हमें इतनी सारी चीज़ें पता कैसे चली, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज हुई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, देन उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती गई। उससे पहले इतना नहीं पता था, क्योंकि उससे पहले माइक्रोस्कोप की खोज नहीं थी। माइक्रोस्कोप जितना ज़्यादा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप आया, ये मान के चलो उतनी ज़्यादा बायोलॉजी में उतनी ज़्यादा खोज होती गई।
खैर, तो साइज़ में जैसे छोटे से छोटा लेके बहुत बड़ा सा, मतलब अपन को दिखता नहीं है लेकिन फिर भी बता रही हूँ। जैसे मान लो, जैसे बता रखा है कि आपकी बुक में बता रखा है कि कोई सी सेल्स होती है जिनका साइज़ 0.1 माइक्रोमीटर है, जिसका है आपका PPLO, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मैं लिख दूंगी एंड में, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है 0.3 माइक्रोमीटर में दे रखा है आपके, और इसका बता रखा है आपके माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा बता रखा है, ठीक है। देन फिर आपके बता रखा है बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर भी हो सकती है, ठीक है, और इसके साथ साथ है ना 2 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में भी हो सकती है, मतलब दोनों का एवरेज अपन 2.5 नहीं चाहिए, 2 से 5, ठीक है, माइक्रोमीटर हो सकती है। कौन सी सेल है बच्चा? बैक्टीरियल सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरियल सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इनका एवरेज इतना माना गया, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या माना गया, जैसे आपके बता रखा है 5 से 7 माइक्रोमीटर, 5 से 7 माइक्रोमीटर आपके बता रखा है RBC की सेल, ठीक है ना। और भी बहुत सारे चीज़ें बता रखी, जैसे 10 से 12 से लगभग, यानी है ना, ऐसे बता रखा 7 to 12 माइक्रोमीटर लगभग आपके यूकैरियोटिक सेल होती है। तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसका साइज़ भी बड़ा होता है और उनका शेप इनके अकॉर्डिंग माना जाता है। तो ये इनका साइज़ है कि मतलब पहले ऐसा है। अब आप बच्चों आपके याद क्या रखना है, क्वेश्चन कैसे आता है वो सुनो। अब आपको ये लाइन वाइज याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, आपकी बुक में ये चीज़ लाइन वाइज दे रखी है, डायग्राम में दे रखी है, मैं लिख देती हूँ, ये चीज़ आपको डायग्राम में मेंशन कर रखी है। तो वो जो डायग्राम दे रखे हैं इन चारों पांचों के, उसमें आपको ये मेंशन कर रखा है और कुछ एक लाइन से उसमें भी चीज़ दे रखी है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से मैच द फॉलोइंग से। मैच द फॉलोइंग में आपको क्या देंगे, यहाँ पर आपको सेल दे देंगे। पहला क्वेश्चन कैसा आता है, आपको यहाँ सेल दे देंगे, उनके यहाँ पर इसका एवरेज साइज दे देंगे, ठीक है, और आपको मैच करना पड़ेगा, इनमें से कोई रॉन्ग मैच बताना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देंगे कि अरेंज द फॉलोइंग द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल, डिसेंडिंग साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेल। अब आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो इसमें 4 में से 4 होंगे, तो कौन सा असेंडिंग डिसेंडिंग होगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। सबसे छोटी होती है PPLO, PPLO भी एक माइकोप्लाज्मा ही होती है, माइकोप्लाज्मा की क्या बोलती है, स्पीशी ही होती है, ध्यान रखना। PPLO इज ऑल्सो माइकोप्लाज्मा स्पीशी, है ना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके साथ साथ देन आपके फिर आता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल, फिर आपके RBC, देन आपकी यूकैरियोटिक सेल। ये बच्चा याद रखनी है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और जिसमें से RBC का आपके डायग्राम में नहीं मेंशन कर रखा, ये आपके पैराग्राफ में मेंशन कर रखा है, पढ़ लेना। शायद आपको 5 या 6 के लगभग इतना कुछ दे रखा है, इसको 3 या 5 के लगभग ऐसा कुछ दे रखा है, देख लेना, इसको आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यूकैरियोटिक सेल जो सबसे बड़ी सेल होती है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ आती है, ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, क्लियर हुआ। चलो अब हम बात करेंगे शेप ऑफ द सेल। अब जो सेल होती है, जो आपके डायग्राम, वो भी डायग्राम ही है, वो भी डायग्राम ही है, ठीक है। जो आपके डायग्राम दे रखा है उसी के अंदर दे रखा है, जैसे आपके RBC दे रखा है, न्यूरॉन दे रखा है। अच्छा, ये कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, ये भी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। साइज़ की बात कर लेते हैं, तो मैं इसी में आपको बता देती हूँ, देन अपन शेप की बात करेंगे, ठीक है। देखो बच्चा, मैं आपको पहले बता दिया था लेकिन फिर भी बता रही हूँ, है ना। ह्यूमन लार्जेस्ट, रट लेना भाई, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ओवम यानी एग। फीमेल का जो एग होता है वो ह्यूमन की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, ठीक है। ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, स्पर्म, ठीक है। दूसरा है ना, क्या नाम था उसका, हाँ, ह्यूमन लॉन्गेस्ट सेल। वैसे लार्ज का मतलब होता है जो वॉल्यूम में बढ़े, लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है, जो डायमीटर में बढ़े, नहीं सही नहीं बोला मैंने। लार्ज का मतलब होता है जो ऐसे नॉर्मली फैले, है ना, और लॉन्ग का मतलब होता है जो लेंथ में बढ़े, ठीक है। हाँ, तो लॉन्गेस्ट सेल होती है बच्चा न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, दूसरा सबसे दुनिया की सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल पता है आपको, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ये तो ध्यान अच्छे से आपको। और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी पूछे तो माइकोप्लाज्मा। बच्चा देखो, अगर ऑप्शन में आपके पास
ये आ जाए कि सबसे छोटी सेल बताओ दुनिया की, तो आप बैक्टीरिया, अगर ऑप्शन में बैक्टीरिया, वायरस, ह्यूमन और वैसे देखो तो आप बैक्टीरिया बताना। लेकिन अगर बैक्टीरिया में भी अगर आपसे पूछता है कि बैक्टीरिया के अंदर बताओ, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएल हो गया वगैरह वगैरह, तो आप क्या बताओगे, माइकोप्लाज्मा बताना। और अगर माइकोप्लाज्मा के साथ अगर आपके पास पीपीएल ऑप्शन में हो तो पीपीएलओ पे जाना। तो ये 3 आपको चीज़ बतानी है मेरे को, जो आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है। और अच्छा, ऑस्ट्रिच का एग का मतलब होता है कि उसका जो ओवम होता है ऑस्ट्रिच का, वो उससे रिलेटेड है, उसके अंडे से रिलेटेड नहीं है, याद रखना। इसको आप ऑस्ट्रिच ओवम भी बोल सकते हो, वैसे लिखा नहीं जाता है लेकिन फिर भी ये जनरल नॉलेज है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्लियर? तो ये तो था अपने पास ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसमें आपको बेसिक टर्म थी जो आपको ध्यान रखनी है। चलो ठीक है ना। तो कल अपन मतलब अगले लेक्चर में अपन इसके आगे का देखेंगे, सब शेप, जो उसकी जो सेल होती है उसकी जो शेप वगैरह होती है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद बाकी जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसे बनाता है अपन वो देखेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।